हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटीज़ मिलाइटस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मिलाइटस? डायबिटीज़ मिलाइटस इज़ द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, इसको हम डायबिटीज़ मिलाइटस कहते हैं। एक और किस्म भी है इसकी, डायबिटीज़ इंसिपिडस। उसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन का लेना देना कोई नहीं होता, उसमें सिर्फ यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी वाटर प्रॉपरली रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। डायबिटीज़ मिलाइटस, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अब इसकी फिटेलिटी क्या है, यानी कि ये कितनी खतरनाक है? ये वर्ल्ड वाइड 6th लीडिंग काज है डेथ की। वर्ल्ड वाइड 6th लीडिंग काज ऑफ डेथ इज डायबिटीज मिलाइटस। और हर मिनट के अंदर 3 लोगों की डेथ हो जाती है वर्ल्ड वाइड इसकी कॉम्प्लिकेशन से। 6th लीडिंग काज ऑफ डेथ, और हर मिनट के अंदर डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से 3 लोगों की डेथ हो जाती है। अब इसकी टाइप्स कितनी हैं? इसकी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस में क्या होता है कि टोटल इंसुलिन डेफिशिएंसी, इसके अंदर यानी इंसुलिन बन ही नहीं रही होती, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती। अब ये क्यों होता है? जो हमारे बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये होते हैं पेंक्रियाज के अंदर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इंसुलिन को। अब होता क्या है टाइप 1 में? टाइप 1 में ये होता है कि ऑटो इम्यून सिस्टम, बॉडी का एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो होता है, वो क्या करता है, बीटा सेल्स के अगेंस्ट जो है ना कार्रवाई शुरू कर देता है, बीटा सेल्स को यानी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस में ये होता है कि इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो बीटा सेल्स जो हैं वो अपने नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, लेकिन वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो रही है। एक तो ये वजह हो सकती है टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस की। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि बीटा सेल्स तो पूरी अमाउंट में, इवन ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इंसुलिन सेंसिटिविटी कम है। अब ये इंसुलिन सेंसिटिविटी कहाँ पे होती है? लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लोगों को पढ़ाया था कि सेल के अंदर प्रोटीन्स लगी होती हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि जो लाइगैंड गेटेड प्रोटीन्स होती हैं, वहाँ पे एक स्पेस बनी होती है जिसके अंदर आके हार्मोन्स आके कोई लगता है, तो वो फिर क्या करता है, गेट्स को ओपन कर देता है। अब इंसुलिन भी इसी तरह है। नॉर्मली क्या होता है, इंसुलिन आके यहाँ पे बाइंड करेगी, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी जिससे ये प्रोटीन अपना गेट खोल देगी और ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर हो जाएगी। ठीक है, सेल क्या करेगा, इंटीरियर ऑफ सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये ग्लूकोज यानी यहां से होता हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, जिससे फिर वो फर्दर ब्रेक डाउन होगी उसकी। सेल जो इसको एनर्जी के तौर पे यूज करता है, मेजर एनर्जी सोर्स क्या है सेल का, ग्लूकोज है। अब टाइप 2 में क्या हो सकता है? एक फॉर्म तो मैंने आपको बता दी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। दूसरी फॉर्म यह है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन तो प्रॉपर हो रही है, लेकिन वो यहां पे आके सेंसिटिविटी नहीं डेवलप हो रही। ठीक है, तो यहां पे आके ग्लूकोज की जो इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी डेवलप नहीं हो रही। ग्लूकोज के रिसेप्टर्स जो हैं, जो कि यहां पे इंसुलिन के, वो कम हो जाते हैं या रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि इसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, या डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स हो जाती है,
जिसकी वजह से इंसुलिन ना यहाँ पे बाइंड कर सकती है और ना ये गेट्स ओपन होते हैं और ना ही ग्लूकोज की एंट्री हो सकती है। ये तो हो गई इसकी टाइप्स। उसके बाद आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स क्या हैं? ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो कि पैंक्रियाज के अंदर होता है, ठीक है। इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बीटा सेल्स हो गए जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है, और ये हमारे पास अल्फा सेल्स हो गए। ये बीटा सेल्स और ये अल्फा सेल्स हमारे पास हो गए। अब अल्फा सेल्स का क्या काम है? अल्फा सेल्स ने क्या करना है कि इन्होंने ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये दोनों कंसर्न हैं ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के अंदर, यानी कि ग्लूकोज की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ये दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इंसुलिन भी जो बीटा सेल से प्रोड्यूस हो रही है और ग्लूकागॉन भी जो कि अल्फा सेल से प्रोड्यूस हो रहा है। अब ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, जैसे मैंने बताया है कि अल्फा सेल से प्रोड्यूस हो रहा है। इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना। आपने फील किया होगा कि थोड़ी देर के लिए आपको भूख लगती है तो उसमें आपको यही लगता है कि यार मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है। क्या होता है उस वक्त? आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो रहा होता है। फौरी तौर पे अल्फा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ग्लूकागॉन को रिलीज करते हैं। अब ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन ये करता है कि जो आपके ग्लूकोज के डिपोट्स हैं, जहाँ पे डिपॉजिट हुई है आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सूरत में, ग्लूकोज किस फॉर्म में डिपॉजिट होता है बॉडी के अंदर? ग्लाइकोजन की सूरत में। वो लीवर के अंदर भी हो सकता है और मसल्स के अंदर भी हो सकता है। तो वो जो ग्लूकोज डिपोट्स हैं उनको क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है, वहां से ग्लूकोज की यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आना शुरू हो जाता है, जिससे दोबारा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है, जिससे आपकी वो जो फीलिंग्स आ रही थी हंगर की वो सबसाइड हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। तो ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन क्या है? जो आपके ग्लूकोज डिपोज हैं वहां से ग्लूकोज को मोबिलाइज करना और ब्लड के अंदर लेके आना। व्हाट इज इंसुलिन? अब इंसुलिन एक मेजर चीज है जो कि मेन रोल प्ले करती है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब ये क्या करती है कि जो फूड हम खा रहे होते हैं वहां से वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इंटेस्टाइन से वो अब्जॉर्ब होना होता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन में आता है। ब्लड सर्कुलेशन के सेल के अंदर से सेल के अंदर उसने मूव करना होता है। अब इंसुलिन का क्या काम है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, हाई अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहां पे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर इसने ग्लूकोज को लेकर जाना है, ठीक है। अब क्या करेगा ब्लड? यहां से तो ग्लूकोज ब्लड वेसल से तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है जो उनमें चला जाएगा, ठीक है। यहां पे पहुंच गया ग्लूकोज, इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर पहुंच गया। अब इसने सेल के अंदर पहुंचना है, ठीक है। अब सेल के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था कि लाइगेटेड चैनल्स होते हैं जो कि ग्लूकोज की एंट्री को अलाउ करते हैं। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन आके यहां पे बाइंड करेगी जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे हम चैनल बनाते हैं, इंसुलिन ने आके यहां पे बाइंड किया, एक कन्फर्मेशनल चेंजेस हुई। कन्फर्मेशनल चेंजेस से क्या हुआ? ये जो गेट इसके क्लोज्ड थे प्रोटीन्स के सेल में एंट्री के लिए, वो क्या हुए? ओपन हो गए। तो ग्लूकोज की एंट्री हो गई सेल के अंदर। ये मेन प्रोसेस है जो कि इंसुलिन की हेल्प से होता है। अब अगर इंसुलिन डेफिशिएंट है तो क्या होगा? सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो उससे जो
प्रोसेस बाद में होने हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज मिलेटस सेलुलर लेवल के ऊपर कैसे एक्ट करती है। अब ये ब्लड वेसल है जो कि आफ्टर मील हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो अब नॉर्मली क्या होना है कि इस कंसंट्रेशन ग्लूकोज की जो है इसने मूव करना है सेल के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज ने सेल के अंदर मूव करना है। अब नॉर्मल क्या होता है कि बॉडी से इंसुलिन प्रोड्यूस हुई पैंक्रियाज से, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल से, वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस हुई, उसने क्या किया, आके यहाँ पे बाउंड हो गई। ये एक रिसेप्टर है, इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होता है, ये गेट्स क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, ये जैसे क्लोज्ड है गेट, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, ये गेट्स क्लोज्ड होते हैं, लेकिन जो ही हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, इंसुलिन आई, उसने बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुई, तो क्या हुआ, ये गेट्स ओपन हो गए। गेट्स ओपन हो गए और यहां से फिर ग्लूकोज की एंट्री स्टार्ट हो गई सेल के अंदर। ग्लूकोज की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। अब ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में, इधर जितनी अमाउंट में चाहिए होता है उतनी अमाउंट में आ जाता है, और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन में आ जाता है, ठीक है। ये तो होता है नॉर्मली। अब डायबिटीज मिलेटस में क्या होता है, डायबिटीज मिलेटस में ये होता है कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ी आफ्टर मील, अब ये गेट जो है ये क्लोज्ड था, ये गेट उसी तरह क्लोज्ड हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है, और इधर से गेट्स भी क्लोज्ड हैं, तो ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो रही है इसके अंदर, और हमारे जीआईटी से जो हमने फूड खाई हुई है वहां से ग्लूकोज मुसलसल आ रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, सिग्नल गया यहां से कि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, और या सेल से सिग्नल गया कि जी हमारे पास एनर्जी सोर्सेज कम हो गए हैं। तो उससे क्या होता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, नॉर्मल में भी सेम फंक्शन होता है और अब नॉर्मल में भी सेम फंक्शन हो रहा है। बीटा सेल्स ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, ठीक है। अब क्या होता है कि इंसुलिन या तो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है बीटा सेल से, और वो आके जितनी भी है वो आके लगती है, जितना लगती है उतना ग्लूकोज इंटर हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है। अगर बीटा सेल्स कम मिकदार में पैदा कर रहे हैं इंसुलिन को, तो क्या होता है, जितना भी इंसुलिन बनता है वो आके इधर लाइगैंड के तौर पे एक्ट करता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, गेट ओपन होता है और ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर हो जाती है, ठीक है। ये भी एक डायबिटीज की किस्म है। रीजन कि इंसुलिन कम मिकदार में प्रोड्यूस हो रहा है और कम मिकदार में ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर जा रहा है, जिससे सेल के अंदर का ग्लूकोज ऑलमोस्ट बराबर वही रहता है जो हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर था, ठीक है। ये भी वजह बनती है डायबिटीज मिलेटस होने की। और दूसरी वजह क्या है कि इंसुलिन यहां से तो पूरी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये जो रिसेप्टर्स हैं ये यहां पे या तो अवेलेबल नहीं है, ये रिसेप्टर है ही नहीं, यहां पे डाउन रेगुलेशन हो गई है रिसेप्टर की, या अगर रिसेप्टर है अवेलेबल, इधर प्रेजेंट है रिसेप्टर, तो वो क्या कर रहा है, इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि इंसुलिन की
यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा इंसुलिन की एंट्री को, ठीक है। उससे क्या होता है, वही गेट्स क्लोज रहेंगे और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ती जाएगी, और सेल के अंदर ना पहुंचने की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज ना पहुंचने की वजह से सेल कंटिन्यूअसली ब्रेन को सिग्नल भेजता रहता है, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है, फिर ब्रेन यही समझता है कि ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, हमारे जो हंगर सेंटर होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। हम कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं, कंटिन्यूअसली खाने वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को कहते हैं पॉलीफेजिया, यानी बॉडी ज्यादा से ज्यादा खा रही है, और ज्यादा से ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा ग्लूकोज अब्जॉर्ब होके ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा हाइपरग्लाइसीमिया कंटिन्यूअसली बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो, और इंसुलिन बीटा सेल्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो मजीद हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, मजीद हाइपरग्लाइसीमिया फिर बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे क्या होता है, अल्टीमेट वर्स कंडीशन एक डेवलप हो जाती है, जिसमें बीटा सेल बर्न आउट हो जाते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके बीटा सेल्स बर्न आउट हो जाते हैं, फिर वही क्या होता है, वो कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है, यानी कि इंसुलिन टोटल प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाती है। टोटल प्रोडक्शन जब नहीं हो रही होती तो उस वक्त कौन सी डायबिटीज होती है, डायबिटीज टाइप 1। अब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले क्या है, नेफ्रोपैथी, ठीक है। नेफ्रोपैथी मीन्स, नेफ्रो मीन नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स निकले होते हैं किडनी से, ठीक है। पैथी मीन पैथोलॉजी। अब नेफ्रॉन की पैथोलॉजी इसमें क्या होती है, अब नॉर्मली ये होता है कि ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लूकोज भी फिल्टर आउट हो जाता है, और ग्लूकोज वहां से फिल्टर होता हुआ कहां पे आता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो होती हैं नेफ्रॉन की, वहां पे आ जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है, यहां पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि दोबारा रीअब्जॉर्ब कराती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज को। नॉर्मली ये होता है क्योंकि बॉडी जो उसका फ्यूल के तौर पे यूज होने वाली चीजें हैं, फ्यूल को जाया नहीं करना चाहती, तो बॉडी क्या करती है, नॉर्मली अब्जॉर्ब कर लेती है सारे ग्लूकोज को जो भी आता है उसके अंदर। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा होती है, ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। फिल्टर आउट होने के बाद वो फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जब आता है तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और ब्लड वेसल्स के अंदर इतनी प्रोटीन्स नहीं होती जो कि इसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर सकें, जिससे क्या होता है कि ये अब उतनी अमाउंट में प्रोटीन्स नहीं है जो इसको रीअब्जॉर्ब कर सके नॉर्मली। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि ग्लूकोज की अमाउंट इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ज्यादा हो जाती है, जिससे ये क्या होता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर चला जाता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जब पहुंच गया तो इसकी यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। अगर आपको पता है, आपने अगर प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी हो या ऑस्मोसिस, सिंपल ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा हो, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाए तो वो सॉल्वेंट को अपने अंदर ड्रॉ कर लेता है, ठीक है। अब क्या होगा इससे कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मली तो इसके अंदर बहुत कम होती है, अनडिटेक्टेबल लेवल तक होती है, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर बढ़ जाती है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो इसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वो भी मूव आउट कर जाता है, क्योंकि ये सक आउट कर लेते हैं। हाईली कंसंट्रेटेड जो यूरिन यहां पे बन रहा होता है वो सक आउट कर लेता है वाटर को अपने अंदर, तो उससे क्या होता है कि ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है यूरिन के अंदर, और उसके अंदर ग्लूकोज की अमाउंट भी प्रेजेंट होती है। अब मेलाइटस का क्या मतलब है, बेसिकली मेलाइटस का ये मतलब है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हनी। डायबिटीज मेलाइटस मीन यूरिनेशन ऑफ हनी, यानी कि आप स्वीट यूरिन को
उसका टेस्ट स्वीट होता है जब डायबिटीज मेलाइटस में आप यूरिन एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस में जब आप यूरिन एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं तो ग्लूकोज के कंसंट्रेशन के ज्यादा होने की वजह से उसका टेस्ट स्वीट होता है, इसलिए इसको डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज हनी एक किस्म का कह सकते हैं आप। अब होता क्या है कि वाटर की कंसंट्रेशन लॉस हो गई इसके अंदर, अब बॉडी को भी वाटर चाहिए अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक सिचुएशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है कि आपका थर्स्ट सेंटर जो है वो एक्टिवेट होता है और बॉडी को मजबूर करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हम ड्रिंक करें, ठीक है, हमें हर वक्त प्यास लगी रहती है। उसकी रीज़न ये है कि वाटर हमारा चूंकि ज़्यादा लॉस हो रहा है, वाटर की डिप्लीशन को दूर करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया। और नेफ्रोपैथी फिर क्या होती है, अब ये प्रोसेस अगर ये यानी कि ग्लूकोज अब्जॉर्ब नहीं हो रहा और ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, नॉर्मल अमाउंट तो ये बर्दाश्त कर सकती है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है नॉर्मल अमाउंट में तो ग्लूकोज को क्रॉस होने देती है, लेकिन जब ज्यादा अमाउंट में होता है ग्लूकोज को उसने फिल्टर आउट करना होता है बाहर, तो उसकी एंडोथेलियम की इंजरी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह नेफ्रॉन की भी इंजरी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे किडनीज डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, नेफ्रोपैथी। डायबिटीज की वजह से जो किडनी का डैमेज होता है या किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है उसका, उसके अंदर डैमेज होना शुरू होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसको हम पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो है उसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी का क्या मतलब है कि न्यूरो मीन नर्व्स, पैथी मीन पैथोलॉजी, यानी नर्व्स की पैथोलॉजी डेवलप होती है डायबिटीज से, उसको हम क्या कहते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क है, यानी कि जाल बिछा हुआ है नर्व्स का। अब डायबिटीज जिस बंदे को हो, सिमिलरली इनको भी ग्लूकोज ही चाहिए एनर्जी के तौर पे। अब जिन बंदों को डायबिटीज होती है तो वो क्या होता है कि ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो रही, ठीक है, जिससे क्या होता है कि नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अब नर्व्स डैमेज होंगी तो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेंगी। अब नर्व्स का फंक्शन क्या है, ये एक तो जो सेंसेशन वाली इंपल्सेस होती हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे टच किया और आंखें बंद की तो मुझे फील हो जाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, और ये वाली सेंसेशन जो सारी ब्रेन तक पहुँचती है वो सारी न्यूरॉन्स के ज़रिए जाती है, ठीक है। इसी तरह ब्रेन भी जो ऑर्डर करता है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए ही हम तक पहुँचता है। अब ये न्यूरॉन है एक, इसका ये अगर डैमेज हो जाए डायबिटीज़ की वजह से तो क्या होगा, जो इसका सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, जो सिग्नल भेजता है या रिसीव करता है ब्रेन से या ब्रेन को भेजता है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। अब उसका इम्पैक्ट कहाँ पे नज़र आता है हमें, अब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती या जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी होती है, वो जब चल रहे होते हैं तो उनके पाँव से जूता तक उतर जाता है और उनको फील नहीं होता कि हमारे पाँव से जूता उतर गया है। अब जब पाँव से जूता उतर जाता है वो फील नहीं होता, तो पाँव के अंदर जो कीलें वगैरह कोई चीज़ भी ठुड्डे लग रहे हैं वो फील होंगे, वो भी फील नहीं होंगे, ठीक है। बंदा चलता ही जाएगा अपनी मस्ती में कि कोई चीज़ हो ही नहीं रही नीचे पाँव में। इसी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे कील पड़ा हुआ था, कील लग गया अगर यहाँ पे पाँव पे, तो फील ही नहीं होना, वो चलते रहना है बंदे ने जब तक कि डीप इन ना कर जाए कील। फिर बंदे को पता चलता है हाँ यार कील लग गया, वो निकालता है। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम तो आगे स्टार्ट होता है। अब कील लगने की जगह पे जख्म बन गया, ठीक है, कील लगने की जगह पे जख्म बन गया। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि बंदे को तो फील ही नहीं हो रहा होता, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से फील ही नहीं हो रहा होता कि यार कोई चीज़ यहाँ पे कोई एक्शन भी हो रहा है, तो वो उसको सीरियस ही नहीं लेता। अब जख्म तो जख्म है, उसने अपना काम करना ही करना है। ऑलरेडी इम्यूनिटी यहाँ पे लो होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जख्म बढ़ता जाता है, ठीक है। बंदे को कभी जाके अपने पाँव की तरफ देखता है तो फील होता है ओ यार ये तो जख्म बहुत बड़ा बन गया है, ठीक है। और डायबिटीज़ ऑलरेडी कंट्रोल नहीं है, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो जख्म भी नहीं भरेगा जल्दी, तो उससे क्या होगा, जख्म बढ़ता जाएगा। उससे फिर क्या होता है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती उनकी पाँव की उंगली काट दी गई है,
वजह यह है कि वहाँ पे उसको लिमिट कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है कि जो इन्फेक्शन है यहाँ पे तक ही रहे, आगे ना प्रोसीड करे। लेकिन शुगर अगर कंट्रोल हो जाती है तो ज़ख़म भर जाएगा, ठीक हो जाएगा ज़ख़म। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो ये ज़ख़म बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली सारी उंगलियां काटने की तरफ बात चली जाएगी। खुदा ना खास्ता आगे प्रोसीड होता है तो पूरा पाँव काटना पड़ जाएगा, और इससे भी वर्स कंडीशन में चला जाता है तो फिर टांग काटनी पड़ सकती है। ठीक है, तो न्यूरोपैथी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो आप जो कार्बोहाइड्रेट्स लोअरिंग ड्रग्स हैं वो लेनी चाहिए, यानी कि शुगर को कंट्रोल करने वाली ड्रग्स लेनी चाहिए। वो मैं आगे आपको बताता हूँ उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी, और 2 एग्जांपल के तौर पे ड्रग्स बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो न्यूरोपैथी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें तीसरी चीज़ आ जाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया है कि ब्लड वेसल्स को भी ये डैमेज कर रही होती है। डायबिटीज़, हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर रहा होता है। जो रेटिना को फिर ब्लड सप्लाई आ रही होती है उस वेसल्स को भी ये डैमेज कर देता है। तो उसकी वजह से रेटिना डैमेज होना शुरू हो जाता है। शुरू में तो यही होता है कि इतना ज़्यादा फ़र्क आपको फील नहीं होता, माइल्ड सी चेंजेस आने लग जाती हैं, जैसे नज़र का थोड़ा सा कमज़ोर हो जाना। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि ब्लाइंडनेस हो जाती है। रेटिना चूँकि पूरा डैमेज हो जाता है, उससे फिर ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलिटस की ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, 2 मेडिसिन की सिर्फ, वो एक्ट कैसे करती हैं। ठीक है, ये सारी जो ट्रीटमेंट है टाइप 1 की, तो इंसुलिन टोटली हमने देनी है। ठीक है, एक्सोजीनस फॉर्म में इंसुलिन हमने देनी है, वो चाहे इंजेक्टेबल्स में हो चाहे पैच की फॉर्म में हो, वो हमने देनी है। ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस की है। ठीक है, पहले हम देखते हैं मेटफॉर्मिन को। तो मेटफॉर्मिन क्या करती है, पहला इसका जो काम है वो ग्लूकोज की रिलीज लीवर से इनहिबिट कर देती है, यानी लीवर ग्लूकोज नहीं बनाता जो कि आम रूटीन में वो बना रहा होता है ग्लूकोज की डेफिशिएंसी में। उसके बाद क्या करती है, जो हम फूड खा रहे होते हैं उसने अल्टीमेटली ग्लूकोज ही जाके बनना होता है, या अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स जो भी बनते हैं, जो ग्लूकोज चीज़ें बनती हैं उनकी जो यहाँ से अब्जॉर्प्शन होती है उसको थोड़ा सा इनहिबिट कर देती हैं, कम कर देती हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं स्टॉप कर देती, कम कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करती है मेटफॉर्मिन, जो इंसुलिन रिलीज हो रही होती है पैंक्रियाज से, उसको क्या करती है, रिसेप्टर लेवल के ऊपर उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। यानी कि जो रिसेप्टर पहले सेंसिटिव नहीं था, इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, जिससे वो गेट्स ओपन हो जाते हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है। ये 3-4 मोटे फंक्शन हो गए मेटफॉर्मिन के। उसके बाद आ जाती है ग्लिमिप्राड, ये सल्फोनाइलयूरियाज ग्रुप से ताल्लुक रखती है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, मेन काम इसका है जब बीटा सेल्स कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वहां से इसने इंसुलिन प्रोड्यूस करानी है। ठीक है, तो बीटा सेल्स के ऊपर ये एक्ट करती है एज अ सेक्रेटोजन और वहां से इंसुलिन पैदा कराती है। दूसरा इसका जो एक्शन है वो वही कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है रिसेप्टर लेवल के ऊपर। ठीक है, तो जब रिसेप्टर लेवल के ऊपर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो इंसुलिन एक्ट करना शुरू कर देती है और ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर हो जाती है। ये 2 मोटी जो मेडिसिन ड्रग्स हम यूज कराते हैं, तो उसका मैंने आपको बता दिया। अब 1 बाय 1 हम इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हमने देखना है। ठीक है, पहल तो आप ग्लूकोज इनटेक कम कर दें, यानी कि जो मीठी चीज़ें हैं उनको खाना बंद कर दें या बहुत ही कम कर दें अपने डॉक्टर के मशवरे से। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी मेडिसिन को रेगुलरली लेना है, कोई मेडिसिन स्किप नहीं करनी है आपने, और जैसे डॉक्टर ने बताया हुआ है वैसे आपने लेनी है। यानी कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको खाने से पहले लेनी होती हैं, कुछ मेडिसिन खाने के बाद लेनी होती हैं। जैसे डॉक्टर ने बताया हुआ है वैसे ही लेनी है आपने। तीसरे नंबर पे क्या करना है, आपने अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है आपने, और उसको मॉनिटर करना है आपने। ठीक है, सुबह नाश्ते से पहले मॉनिटर करना है तो 110 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और नाश्ता करने के 2 घंटे बाद अगर शुगर चेक की है तो वो 150-60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपने एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, वर्जिश करनी है और वर्जिश को अपनी रूटीन बनानी है।
अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल जॉइंट पेन्स हैं आपको या ओबेसिटी है, उसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो भी घर में आप बैठ के एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको करें। उसके बाद क्या करना है, अगर खुदा ना खास्ता डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है आपको और जिस्म के किसी हिस्से में वाउंड बन जाता है, जख्म बन जाता है, तो उसकी अच्छी तरह से केयर करनी है आपने। डेली उसको वॉश करना है, अच्छी तरह से साफ करना है, डेली उसके ऊपर ड्रेसिंग करानी है और डेली चेक करना है आपने कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ठीक नहीं हो रहा तो अपनी शुगर को मेंटेन करने की कोशिश करें, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करें, और उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने डॉक्टर के पास रेगुलरली आपने जाना है, यानी 1 महीने की अगर डॉक्टर ने 1 महीने बाद विजिट का कहा है तो विजिट ज़रूर करना है आपने, ताकि वो आपके मेडिसिन को बैलेंस करता रहे कि मेडिसिन आपको चाहिए है, डोज आपकी चेंज करनी है या नहीं करनी। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले कम से कम 3 दिन की अपनी नाश्ता करने से पहले की शुगर और नाश्ता करने के 2 घंटे बाद की शुगर ज़रूर चेक करके और कागज़ के ऊपर लिख के जाएं। तो ये सारी चीज़ें करके आप शुगर ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, इसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अपना नॉर्मल रख सकते हैं मेडिसिन की हेल्प से। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें करके आप अपने एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि शुगर ख़त्म हो जाएगी तो ये इम्पॉसिबल है इस वक्त तक। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।